मैं कुसुम सैनी एक अध्यापिका, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज आपके सामने एक विशेष टॉपिक समाज का उत्थान, तो वो कैसे किया जाए उस टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगी। हर कोई व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और सभी व्यक्ति अपने समाज को एक ऊपर उठाने में, समाज के उत्थान के लिए विशेष कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। तो हमें वो प्रॉपर वे में किस तरीके से करना चाहिए, अपनी यंग पीढ़ी के लिए क्या करना चाहिए, है ना, तो वो सारी चीज़ें हमें किस तरीके से करनी है, तो समाज का उत्थान कैसे हो, इस पर मैं आज अपने विचार व्यक्त करूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे लगेंगे और एक सामाजिक परिवर्तन के दौर में एक बहुत अच्छे एक प्रक्रिया रहेगी। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट है कि बालिका शिक्षा पर जोर। कि अपने समाज में देखा होगा, हम कितने भी आगे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम 1% ये सोचते हैं कि लड़के और लड़कियों में जो हम डिफरेंट करते हैं वो सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। कि हम सोचते हैं कि लड़की की एजुकेशन बहुत हाई फाई होनी चाहिए और लड़की की कोई बात नहीं है, थोड़ा कम कर लेगी तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि वो लड़की बड़े होके एक परिवार की जब गृहिणी बनती है, एक माँ बनती है, एक बहू बनती है, तो वो सारी चीज़ें वो किस तरीके से मैनेज करेगी। अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी तो वो एक परिवार को अच्छे से मैनेज कर सकती है, अपने बच्चों को अच्छी सी एजुकेशन दे सकती है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है प्रौढ़ शिक्षा। तो प्रौढ़ शिक्षा पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे घर में कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं जो पढ़े नहीं हैं या वो नई तकनीक से अवेयर नहीं है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको नहीं आता है तो कोई नहीं, हम कर देंगे। सपोज़ करो एंड्रॉयड फ़ोन है अपना, उसको चलाना उनको नहीं आता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें अपनी एजुकेशन की हैं, उनको वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो हम युवाओं का ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमें अपने जो बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारे जो घर के प्रौढ़ लोग हैं, उनको हमें उस चीज़ से अवेयर कराना चाहिए। ताकि वो जब उस चीज़ से अवेयर रहेंगे तो वो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा रोक टोक पैदा नहीं करेंगे। और जब वो सारी चीज़ें समझ जाएंगे तो वो बच्चों के लिए भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार। तो शिक्षा में गुणात्मक सुधार कैसे होना चाहिए? शिक्षा का लेवल, जैसे सपोज़ करो किसी के पिताजी 12th पढ़े हैं, तो ऐसा नहीं कि अपने बच्चों को भी वो 12th पढ़ा के ही बिठा लें, नहीं। अगर एक गार्जियंस या एक फादर टीचर है तो वो अपने बच्चों को सोचे कि मेरा बच्चा प्रोफेसर बने। तो शिक्षा का क्या होना चाहिए? गुणात्मक विकास होना चाहिए शिक्षा में। कि अगर हम इतने पढ़े हैं या हम इस तरीके से कर सकते हैं तो हमारा बच्चा हमसे दुगनी या चौगुनी तरक्की करे। ये हमारे मन में विचार होने चाहिए, हर गार्जियंस के मन में ये विचार होने चाहिए कि हमारे बच्चे या फिर हमारी जो यंग जनरेशन है वो उससे ज़्यादा तरक्की करे। तो उसके लिए हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए। नेक्स्ट आता है जो मेरा सबसे अच्छा वो है कि प्रतिभावान छात्रों को उनको प्रोत्साहन दिया जाए। देखो, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो समाज में उन्नति करे, आगे बढ़े, और हर बच्चा चाहता है कि उसकी समाज में एक पहचान बने। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं कि अपने समाज के कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो बहुत अच्छे रैंक पे पास होते हैं या बहुत अच्छी तरक्की करते हैं, तो उनको हमें क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। उनका कैसे करना चाहिए? कि कुछ सामूहिक मीटिंग्स या कुछ सामूहिक सभा जहाँ पे हम एकत्रित करें अपने समाज की, और वहाँ पे उन बच्चों को बुला के वहाँ पे उनको पुरस्कृत करना चाहिए। ताकि उन बच्चों का क्या होगा? मोटिवेशन बढ़ेगा उनका, और बाकी जो बच्चे होंगे उनके आसपास के, उनको जानने वाले, उनके घर परिवार के बच्चे, उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि अगर उस बच्चे को ये सारी चीज़ें मिली हैं, उसको प्राइज़ मिला है, तो नेक्स्ट ईयर शायद मुझे भी मिल सकता है। तो इस तरीके से बच्चे उनका आपस में अनुकरण करेंगे, उसको अनुसरण करेंगे उस चीज़ का, और उसको देखेंगे कि, और बहुत सारे बच्चों में क्या होगा? एक मोटिवेशनल थिंक आएगी कि वो आगे बढ़ने के लिए, अपनी तरक्की करने के लिए वो ये सारी चीज़ें सोचेंगे। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है
चारित्रिक शिष्टाचार की भी शिक्षा देनी चाहिए अपने बच्चों को। आज का माहौल बहुत ही खतरनाक है। कैसे? बच्चे सब कुछ जानते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन उसको चारित्रिक एजुकेशन नहीं है उनको। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं है उनको ये सारी चीज़ें देने की। हमको उनको भला बुरा, उनका भला बुरा हमें सिखाना चाहिए, उनको चारित्रिक एजुकेशन देनी चाहिए। कैसे? कि अगर तुम ये काम करोगे तो इसका परिणाम गलत हो सकता है। और दूसरी बात, समाज में क्या हमें सुनने को मिलेगा, तो उनके भले बुरे की और उनके चरित्र निर्माण के लिए गार्जियंस की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। गार्जियंस को वो सारी चीज़ें बतानी चाहिए बच्चों को कि हमारे लिए क्या बुरा है और क्या भला है, और इसको करने से क्या अच्छाइयाँ होंगी और क्या बुराइयाँ होंगी। तो चरित्र निर्माण का जो सबसे बड़ा जो वो जाता है श्रेय, वो माता पिता को जाता है। माता पिता का चरित्र अच्छा है और वो बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी उन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो बच्चों का चरित्र अपने आप ही ठीक होगा। लेकिन कहीं बच्चों को लगता है कि हमारे मम्मी पापा कहीं भी थोड़ी सी गलत उस पे जा रहे हैं, तो बच्चे उससे ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं। तो हमें माँ बाप को ये करना चाहिए कि बच्चों को कुछ देर, यानी कि कुछ टाइम अपना बच्चों को देना चाहिए, और उनको ये सारी चीज़ें अपने मतलब पुराणों को लेकर या अपने धार्मिक ग्रंथों से लेकर उनको ये सारी चीज़ें कनेक्ट करनी चाहिए कि अगर तुम ये करोगे तो ये बहुत बड़ा पाप है, इसको करने से हमें बहुत पाप लगेगा। तो उनको पाप पुण्य के बारे में बताना चाहिए, धर्म अधर्म की शिक्षा देनी चाहिए कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। आध्यात्म की नॉलेज उन्हें देनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज देनी चाहिए उन्हें कि अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान जी ये करेंगे या इस तरीके से होगा। तो उनको थोड़ा सा एक डर जो होता है ना, वो होना चाहिए। डर मतलब उस तरीके का डर नहीं कि मतलब कोई बच्चे में इतना डर बिठा दो कि वो कुछ काम ही नहीं करे। नहीं, गलत काम के प्रति डर बिठाना है हमें, ताकि बच्चा कोई भी गलत काम करे तो उससे पहले वो 100 बार सोचे कि मैं अगर ये काम करूँगा तो इसके करने से मुझे क्या फल मिलेगा, क्या गलत हो सकता है। तो हमें ये सारी नॉलेज बच्चों को देनी चाहिए, और ये आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? बच्चे चरित्र नाम की चीज़ भूल चुके हैं, चरित्र क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो देने का दायित्व है वो माता पिता का है। उनको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी एजुकेशन लेनी चाहिए, और बच्चों को अच्छे अच्छे विचार देनी चाहिए। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगाना। देखो, किसी भी समाज को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका उत्थान करना चाहते हैं, तो जो सामाजिक कुरीतियाँ जो हमारे उसमें बनी हुई हैं समाज में, तो हमें उन चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, उन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें प्राचीन काल से चलती आ रही हैं और हम उनका क्या करते जा रहे हैं, अनुसरण करते जा रहे हैं। कैसे? सामाजिक कुरीतियाँ कैसे? जैसे मृत्यु भोज, या फिर किसी भी विशाल मतलब उसका भोज का आयोजन करना। आप इस चीज़ को सोच के देखो कि किसी इंसान के मतलब किसी परिवार में से कोई सदस्य चला जाता है, उस परिवार को कितनी मतलब एक असहनीय पीड़ा होती है उसके चले जाने पे। लेकिन समाज का प्रेशर क्या होता है कि मृत्यु भोज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई मृत्यु भोज? ज़रूरी है क्या? मतलब हमारे समाज में क्या है, एक होड़ सी बन गई है कि अगर कोई व्यक्ति 100 साल का होके अगर वो मतलब परलोक सिधार गया, तो 100 साल का होके अगर वो चला गया, तो ये मतलब ये थिंकिंग है लोगों की कि पूरा गांव करो मृत्यु भोज में, पूरा गांव निमंत्रण करो। क्यों करो भाई? उस परिवार की कैपेसिटी कितनी है, उसका इनकम स्रोत कितना है, उनके पास कितना बैंक बैलेंस है, वो आदमी जो मृत्यु भोज मतलब करने लायक की कंडीशन में है या नहीं। सामाजिक प्रेशर क्यों पड़ता है लोगों पे कि नहीं नहीं वो तो इतनी ज़मीन छोड़ के गया है तो मैं इतना तो करना ही पड़ेगा। क्यों भाई? क्यों करना पड़ेगा भाई? उसके भी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है। वो ज़माना था जो मतलब बहुत कम उस पैसों में सारी चीज़ें हो जाया करती थी, लेकिन अब तो एक परिवार को चलाने के लिए मतलब 2-2 लोगों की इनकम चाहिए। तो वो सारी चीज़ें एक बंदा कैसे मैनेज करेगा? ये समाज का एक प्रेशर नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं तुम्हें तो इतना ही करना पड़ेगा। तो ये समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ हैं जिनको हमें हटाना चाहिए, जिनको हमें भूलना चाहिए, जिनको हमें समाज से बिल्कुल निष्कासित कर देना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी, हम सगाई विवाह जब होते हैं तो उस पे हम बहुत सारे फिजूल खर्चे कर देते हैं।
क्यों कर देते हैं बहुत सारे फिजूल खर्च। इतने सारे हम फिजूल खर्च करें, कहीं गरीबों को दान दे सकते हैं। बहुत सारे मतलब इतने कि 4-4 या 5-5 हज़ार लोगों की बारातों में मतलब वो हो जाता है 20 लाख का, 30 लाख का। इतना क्यों? एक लिमिट में सारी चीज़ होनी चाहिए कि सामने वाला भी खुश और हम भी खुश। दिखावे की ज़िंदगी मत जियो। दिखावे में कुछ नहीं रखा है सिवाय 2 दिन लोग याद रखते हैं उस दिखावे को और बाकी फिर भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, दहेज। दहेज प्रथा पर भी हमें क्या करना चाहिए? रोक लगानी चाहिए। जो सामाजिक, जो मतलब सामान्य चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों का लेन देन करें, बाकी कोई नहीं। दहेज के कि 10 लाख 20 लाख ये सारी चीज़ें नहीं। अगर हम लोग, हम यंगेस्ट, हम युवा पीढ़ी अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो बाकी हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो कैसे समझेगी? इन सब चीज़ों को कैसे फाइट करेगी? लोग मतलब कितना डिप्रेशन में आ जाते हैं। एक लड़की के पिता को पूछो कि जब उसकी लड़की की शादी होती है, वो लड़की के लिए लड़का देखने से लेके और लड़की की शादी होने के कई बरसों बाद तक वो उसी प्रक्रिया में उलझा रहता है कि उससे पहले तो वो इसमें उलझा रहता है कि वो लड़की के लिए लड़का कैसा मिले, कैसा घर मिले, कितना मांगेंगे, क्या करेंगे, वो इस चीज़ में उलझा रहता है। और जैसे तैसे वो ले दे के शादी भी कर देता है, उसके बाद भी उसको कई सालों तक लग जाते हैं उस शादी के कर्ज को या उस शादी के पैसे को चुकाने के लिए। उस बाप से पूछो उस दर्द, उसका दर्द क्या होता है, उस दहेज देने का दर्द। वो किस तरीके से मतलब पाई पाई जोड़ जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपनी लड़कियों को पढ़ाता है, अपनी बेटियों का सारी चीज़ मैनेज करता है। और उसके बाद में मतलब शादी के बाद में मतलब एक तो पढ़ लिख के मतलब वो लड़की गई, ऊपर से इतना सारा पैसा भी गया। क्या फीलिंग होती होगी उन माँ बापों पे? तो ये सारी जो प्रथाएं हमें ख़त्म करनी चाहिए। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है कि जन स्वास्थ्य सुधार कार्यों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। कैसे ध्यान देना चाहिए? हम लोग क्या करते हैं, देखो बहुत सारे लोग समाज में नशाबंदी करते हैं। नशाबंदी जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, लेकिन फिर भी नहीं, एक हैबिट बन चुकी है लोगों की। तो वो सारी चीज़ हमें ख़त्म करनी चाहिए। नेक्स्ट, इसमें जो स्वास्थ्य सुधार का जो सबसे अच्छा टॉपिक है वो मेरा ये है कि अंधविश्वास की ओर हमें ध्यान देना नहीं चाहिए। हमें अंधविश्वास को मानना नहीं चाहिए। कैसे? घर में कोई व्यक्ति बीमार हो गया है ना, उसको प्रॉब्लम है कि उसकी प्लेटलेट्स कम हो गई या फिर उसको वीकनेस है या उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया, और हम किस चक्कर में लग जाते हैं? झाड़ फूंक करवाते हैं उसकी। तो पहले उसकी झाड़ फूंक करवाओ, वो सारी चीज़ों पे हम वो कर जाते हैं। डॉक्टर का इलाज नहीं करवाते हैं। डॉक्टर का इलाज होगा बाद में। पहले बहुत सारे लोगों की मानसिकता ये है कि अगर कुछ हो गया तो पहले वो दिखाएंगे बाबाओं पे, झाड़े लगवाना, वो सारी चीज़ें करना। वो चीज़ नहीं, वो चीज़ बाद में। पहले डॉक्टर का डिस्कशन लो कि क्या प्रॉब्लम्स है उसको। स्वास्थ्य सुधार के लिए बहुत ही आवश्यक है। आजकल खान पीन उस हिसाब से नहीं है कि लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिले, तो हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस भी लेने चाहिए। और प्रॉपर उस तरीके का खान पीन हमारा नहीं है जिस तरीके से केस होना चाहिए। तो समाज में जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी हमारे मन में स्वस्थ विचार आएंगे और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए। नियंत्रण की छोटा परिवार और सुखी परिवार, तो उस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए। और एक स्वस्थ परिवार का हमें मतलब स्वस्थ परिवार रखना चाहिए अपना। कम सदस्य होंगे, अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है बाल विवाह पर रोक। किसी भी समाज में वैसे तो बहुत कम हो चुकी है ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे समाज की एक ग्रेट लीडर सावित्रीबाई फुले, बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने, महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों ने इन सारी चीज़ों पे बहुत रोक लगाई थी। मतलब बाल विवाह पर, विधवा विवाह पर, और सामाजिक बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जिनको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया था, और वो प्रयास सफल भी रहा। बालिका शिक्षा पर उन्होंने बहुत जोर दिया कि बालिका की शिक्षा होनी चाहिए। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है आर्थिक विकास पर जोर। हमें आर्थिक विकास पर जोर देना चाहिए। कैसे? कैसे कि अपने अर्निंग के नए नए स्रोत, हमें नए नए
अर्निंग के एक स्रोत हमें निर्माण करने चाहिए, देखने चाहिए कि किस तरीके से हम अपने अर्निंग के ज़रिए को बढ़ा सकते हैं। और समाज में रोज़गार के नए नए आयामों को स्थापित करना चाहिए। नए नए रोज़गार यानी कि समाज में हम कुछ नए नए ऐसी चीज़ लेके आएँ जिससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिले। नेक्स्ट है कृषि व उद्योग धंधों पर क्या प्रोत्साहन, कृषि को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। अगर हमारे समाज में कोई भी किसान परिवार है तो उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग उनको सीखना चाहिए कि कौन सी फसल किस तरीके से अच्छी हो सकती है और उसमें किस तरीके से और ज़्यादा हम ग्रो कर सकते हैं फसल को। तो इस तरीके से हमें वो सारी चीज़ें उन पे देखनी चाहिए, एक विशेष ट्रेनिंग्स का आयोजन करना चाहिए और उनको ग्रहण करना चाहिए। समाज में जो महान विभूति हैं उनको याद करना चाहिए। आप देखेंगे कि जो भी अपने समाज के जैसे महापुरुष हैं तो हमें समय समय पर उनकी क्या जयंतियाँ आती रहती हैं, उनको याद करना चाहिए। उन्होंने जो कार्य किए, समाज के प्रति जो भी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, समाज निर्माण के लिए उन्होंने जो जो विचार अपने रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए, अपने जीवन में वो उतारनी चाहिए। जिससे क्या होगा, बच्चों को भी पता लगेगा कि हाँ, हमारे वो महापुरुष हैं, उन्होंने ये बलिदान दिया था। तो उन सब चीज़ों को हमें क्या मतलब आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है महिलाओं के साथ समानता व न्यायोचित व्यवहार करना। तो ये भी बहुत अच्छा मतलब एक विषय है कि महिलाओं के साथ बहुत सारे घरों में, बहुत सारे परिवारों में देखा है कि लेडीज़ और जेंट्स बहुत सारा डिफरेंट समझा जाता है और लेडीज़ की कोई वैल्यू घर में मतलब नहीं होती है। अगर उसको कुछ चाहिए या अगर वो कुछ चाहती है तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी जो वो चाहती है, लेकिन जेंट्स अगर चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। नर और नारी यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक गाड़ी के एक पहिए होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोनों ही अगर दोनों में से एक का भी सिस्टम अगर डगमगा गया ना तो पूरी फैमिली का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। दोनों जॉब करने लायक है तो दोनों जॉब तो और अगर दोनों जॉब करने लायक है तो दोनों जॉब करें और एक परिवार को अच्छे से मेंटेन करें। देखो, दोनों जॉब करेंगे तो फिर परिवार में थोड़ी सी ऊंच नीच वो सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो वो हमें किस तरीके से मैनेज करनी है वो सारी चीज़ें समझनी चाहिए और एक सपोर्ट भी करना चाहिए। इसी उसमें है मेरा एक मतलब वो है, नारी नर की खान है, नारी नर की शान। नारी नर की खान है, नारी नर की शान, नारी ही ते उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। यानी कि नारी ही सभी को जन्म देने वाली है और नारी ही क्या है, नर की खान, नर को जन्म देने वाली है और ध्रुव प्रहलाद जैसे बच्चों को भी जन्म देने वाली है। और जैसा कि मनुस्मृति में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस परिवार में नारी का सम्मान होता है, नारी का आदर होता है, वह परिवार क्या है, वहाँ पे देवता निवास करते हैं, उस परिवार में देवताओं का निवास होता है। तो हमें नारी शिक्षा और नारी उत्थान पर विशेष ध्यान देना चाहिए और हम इन सारी चीज़ों में अगर थोड़ा थोड़ा भी इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो एक मजबूत समाज का निर्माण होगा और एक संपन्न समाज का निर्माण होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए और इन चीज़ों को अपने व्यवहार में लाना चाहिए और हमें प्रॉपर एजुकेशन के सिस्टम को और आगे बढ़ाना चाहिए। इसी बात को लेके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी को पुनः मेरा सादर नमस्कार। थैंक यू। अगर आपको लगे कि मतलब समाज उत्थान के उसमें अगर आपको लगे कि कुछ और नया हो सकता है तो कृपया मुझे सुझाव दें और कमेंट करें मुझे, जिससे मैं आगे के लिए और वीडियोज़ इस तरीके से बना सकूं और अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू।